अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3 और वो है वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और यहाँ पे उसका सेंट्रॉइड लिखा हुआ है Z0 और हमें बताना है ये रिलेशन क्या होगा। 1 से लेकर के 3 तक अगर सम करेंगे ZK माइनस Z0 का स्क्वायर, इसका K का मतलब क्या है 1, मतलब एक बार आप क्या करेंगे Z1 माइनस Z0 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर एक बार आप Z2 माइनस Z0 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर एक बार आप Z3 माइनस Z0 का स्क्वायर निकालेंगे और उसका सम करेंगे। हमें बताना है ये वैल्यू किसके बराबर होगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, एक है तरीका ऑब्जेक्टिव तरीका कि ऑब्जेक्टिव में हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है कि मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जिसमें वर्टिसेस और सेंट्रॉइड को रिलेट किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसका हम डेरिवेशन देखेंगे, जिसपे बेस्ड जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब मैं ऑब्जेक्टिव मेथड यहाँ पे क्यों अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा। अगर आपके दिमाग में कोई एक ऐसा ट्रायंगल पता है जो आपको पता है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो आप उस ट्रायंगल को यहाँ पे यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ दो इंपॉर्टेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ ऑप्शंस चेक करने के लिए, क्योंकि आंसर्स में इसी तरह से दिया हुआ है। अब ये डिपेंड ही नहीं कर रहा कि Z1 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 क्या है, Z3 क्या, कंडीशन बस ये कि इक्विलेटरल होना चाहिए। तो पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल जो इंपॉर्टेंट है, जो हम ध्यान रखते हैं, वो होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। मतलब 3 अगर पॉइंट्स हम लेते हैं, एक लेते हैं 1, एक लेते हैं ओमेगा और एक लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों क्या फॉर्म करते हैं, हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि आपका Z1 है, ये आपका Z2 है और ये आपका Z3 है, ऐसा हम हमेशा बोल सकते हैं। ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। और ऐसे वाले ट्रायंगल के लिए जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, Z0 होता है, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। Z1 हमारा 1 है, Z2 हमारा ओमेगा है, Z3 हमारा ओमेगा स्क्वायर है। हमें पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब जब मुझे ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, देखिए कितना सिंपल है कैलकुलेशन करना, क्योंकि Z1 माइनस Z0 क्या हो जाएगा 1, तो ये जो समेशन मुझे कैलकुलेट करना है इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट 1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z2 माइनस Z0 हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं इससे क्या आंसर आएगा। जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली ऑप्शंस में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे 1, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा। ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो इसको हम ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0। तो हमें पता लग गया आंसर है ऑप्शन 1। तो पहला तरीका तो ये हो गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूछा जाए और उससे रिलेटेड कोई भी वेरिएबल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, स्पेसिफिक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो आप हमेशा इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं कि ये इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको चेक ही करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो रिलेशन होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा, तो इस तरह से आप इजीली चेक कर सकते हैं। सेकंड जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप ले सकते हैं, आप खुद से चेक करिएगा, मैं आपको एक और अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल बता देता हूं जो भी मैं यूज करता हूं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आर्गेंट प्लेन बना लेता हूं और उस पर आपको शो करता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा वाला मैं कंसिडरेशन में लेता हूं। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से मैं लेता हूं कि एक पॉइंट तो मैं ले लेता हूं -1, 0, मतलब ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक पॉइंट हो गया 1, 0, और यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर ये जो y एक्सिस है इस पे एक पॉइंट आता है, वो आता है 0, √3। ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, आप बना सकते हैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करके। अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो इनकी सबकी साइड्स 2 ही आएगी, और जो इसका यहाँ पे सेंट्रॉइड होता है वो यहाँ होता है Z0। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री। आप यहाँ पे देखेंगे इसकी साइड कितनी है 2, अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए। और यहाँ पे जो Z0 आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3, वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0/3 है तो 0 आ जाएगा, और ये आएगा √3/3। तो अब आप यहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट करके चेक करिएगा। तो Z1 माइनस Z0 जब आपको लेना है तो इसको Z1 ले लीजिए, इसको Z0 ले लीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए। Z1 माइनस Z0 का स्क्वायर जब आपको लेना है तो -1 -0, तो ये -1 आएगा, और 0 में से √3/3 तो माइनस आएटा √3/3। आपको ये लेना है, ध्यान रखना Z1 माइनस Z0 अगर लेना है, इसका स्क्वायर करना है तो ये लेना है, आइटा के साथ लेना है,
तो इस तरह से आप तीनों एक्सप्रेशन लिखिएगा और चेक करिएगा स्क्वायर करके ऐड करके कि वो जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, वो भी जीरो ही आएगा। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई भी कंडीशन नहीं, कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, सब कुछ वेरिएबल में दिया हुआ है, उतना अच्छा और इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसको हम चेक करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल मेथड क्या है, कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे डिराइव होती है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें शॉर्टकट पता है तो लॉन्ग कट पता होना चाहिए। क्योंकि एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लिखी हुई होती है कि आप ये वाला यूज नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में लिख देगा वो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला यूज नहीं करना, या कुछ ना कुछ कंडीशन दे देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा आपको तीनों में से इक्विलेटरल ट्रायंगल के, बाकी निकालो, इस तरह के क्वेश्चंस। तो वैसे वाले क्वेश्चंस के लिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वर्टिसेस और सेंट्रॉइड के बीच में क्या होती है। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, उस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन लिख लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। पहली चीज तो ये यहाँ पे कि ये तीनों साइड्स इक्वल होती है, हमें पता है, और ये तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कॉमन प्रॉपर्टी है। अब दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमेशा आपको ध्यान रखनी है। पहली है ये z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर, तीनों जो वर्टिसेस हैं उसके स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है? z1 z2 z2 z3 z3 z1, इसके बराबर होता है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान होगा अगर आपने मैट्रिसेस चैप्टर में या डिटरमिनेंट्स चैप्टर में, या फिर हम ये अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं कि कभी भी कुछ ऐसे लिखा होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इजकल टू जीरो। ये कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे z1 z2 z3 लिखा हुआ है। इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं किसमें? a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर इजकल टू जीरो। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो सेम प्रॉपर्टी है, ये जो लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z1 माइनस z2 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z3 का स्क्वायर प्लस z3 माइनस z1 का स्क्वायर, ये भी जीरो ही होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए यहाँ पे z0 में रिलेशन लिखा हुआ है जीरो, ये z1 z2 z3 में लिखा हुआ है, ये भी जीरो होता है। इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तरीका क्या होता है चेंज करने का? अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट होता है ये, काफी इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर आता है। तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर और b स्क्वायर अलग कर लेते हैं, फिर b स्क्वायर और c स्क्वायर अलग कर लेते हैं, फिर c स्क्वायर और a स्क्वायर अलग कर लेते हैं। देखिए 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर हो गए, और 2ab 2bc 2ca यहाँ लिख लेते हैं। 2ab यहाँ आ जाएगा, 2bc यहाँ आ जाएगा और 2ca यहाँ आ जाएगा। तो देखिए यही बन जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर का सम इक्वल टू जीरो। तो ये ऐसे भी लिखा जाता है और ये ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों का एक ही मतलब है। क्योंकि जो सेम प्रॉपर्टीज को घुमा फिरा के अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इसलिए भी पता होना चाहिए। अभी हम देखेंगे इसका डेरिवेशन कहाँ से आया रिजल्ट, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में ध्यान रखना है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर सेंट्रॉइड के टर्म्स में वो 3z0 स्क्वायर के बराबर होता है, जहां पे z0 जो है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है। और एक सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही, हम कैसे लिखते हैं? z0 को हम लिखते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये तो होता ही है, तीनों के वर्टिसेस का सम डिवाइडेड बाई 3। ये तो हम कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं। तो इससे हमें एक और चीज मिल रही है, हमें मिल रहा है z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 3z0। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो देखिए 3z0 भी होता है, 3z0 स्क्वायर भी होता है। और यहाँ पे जब स्क्वायर करते हैं तो सबका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे जब स्क्वायर है और जब स्क्वायर नहीं है तो 3z0 होता है, किसी का भी स्क्वायर नहीं। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसका डेरिवेशन कैसे होता है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो जो मेथड है जिसको रोटेशन थ्योरम बोलते हैं, उसको यूज करके ट्रायंगल के और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर एंगल 60 डिग्री नहीं भी है तो भी आप वर्टिसेस के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे तीनों एंगल 60 नहीं है, मान लीजिए एक एंगल 30 है एक 60 है, तो भी आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए वो मेथड्स भी हमें पता होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कैसे होती है। तो ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे वेक्टर्स बनाते हैं तीन। तो रोटेशन थ्योरम का बेसिकली मतलब क्या होता है? रोटेशन थ्योरम का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक वेक्टर बना सकते हैं। जैसे एक z1 माइनस z2 वेक्टर है, एक z3 माइनस z2 वेक्टर है। तो हमने वेक्टर किस तरह से बनाया? एक वेक्टर ऐसे बनाया z1 माइनस z2 वेक्टर, z1 में से z2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये वेक्टर ऐसे बनेगा, जैसे ए बी वेक्टर, सॉरी हाँ ए बी वेक्टर, हाँ सॉरी बी ए वेक्टर हो गया, क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया जैसे वेक्टर्स में करते हैं। फिर z3 माइनस z2 वेक्टर, तो एक वेक्टर हमने ये बनाया। तो ये जो वेक्टर्स हम बना रहे हैं, वेक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी दो पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे वेक्टर्स में करते हो आप, आई कैप जे कैप के कैप में दो पॉइंट्स होते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वेक्टर बन जाता है। जिस पॉइंट में से जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसकी डायरेक्शन में एरो होता है।
तो जैसे मान लो मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया है Z1 Z2 Z3, तो अब जो भी डायग्राम बनाता है, जो भी ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें पॉइंट्स या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेने। जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एक आप चाहो तो कैसे भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड नोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। अब ये जो एरोज होते हैं इनके बीच में रिलेशन होता है, दोनों के दोनों एरो जो है किसी ना किसी एक एंगल पे अलाइंड होते हैं, और जिस एंगल पे अलाइंड होते हैं उसमें हमें वो एंगल देखना है एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा एरो आगे है। मतलब किसी एक एरो को जब आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो दूसरे एरो के ऊपर आप पहुंच जाएंगे, उसका मतलब ये होता है। जैसे अगर मैं इस एरो को एंटी क्लॉकवाइज में मूव करूंगा ऐसे, तो मैं यहाँ पे इस वाले एरो पे पहुंच जाऊंगा। कौन से वाले एरो पे? बी ए वाले एरो पे। अब रोटेशन थ्योरम कहती है कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, अगर आप इनका रेशो लोगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में लगती है थ्योरम, तो Z1 माइनस Z2 का रेशो लोगे Z3 माइनस Z2 का, तो आपको रेशो इस तरह से लेना होता है कि जो ऊपर वाला जो आएगा वेक्टर वो एंटी क्लॉकवाइज में बाद में आना चाहिए। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में बाद में आ रहा है, ये पहले आ रहा है, इसको मूव करेंगे तो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो Z1 माइनस Z2 ऊपर लिखेंगे, ये वाला वेक्टर जो नीचे लिखेंगे Z3 माइनस Z2। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है? इनकी साइड की जो लेंथ है उसका रेशो ले लो। अब यहाँ पे साइड की लेंथ क्या है, किसको ऊपर लिखा है? Z1 माइनस Z2, तो उसकी साइड की लेंथ ऊपर आएगी AB, और जिसको हमने नीचे लिखा है उसकी साइड की लेंथ नीचे आएगी BC। और इसको हम करते हैं e की पावर आइटा थीटा, और थीटा जो एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज में जितना हमने मूव किया वो वाला एंगल होता है, और वो वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज में लेते हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करने के बाद आता है, तो जो एंगल लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, मतलब π/3 60 डिग्री प्लस 60 लेंगे। लेकिन अगर मैं Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 करूंगा तो यह माइनस 60 आ जाएगा। उसके केस में यहाँ पे भी साइड को उल्टा करना पड़ेगा। इसीलिए रोटेशन थ्योरम का मतलब होता है कि रेशियो ऑफ टू वेक्टर्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऊपर वाला वेक्टर नीचे वाले वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करके अगर आता है तो हम लिखते हैं रेशियो ऑफ साइड्स, जो भी उसकी लेंथ है, e की पावर आइटा थीटा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करके ऊपर वाला वेक्टर आता है तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, अगर क्लॉकवाइज में मूव करके आता है तो नेगेटिव एंगल लेते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं, दिस इज रोटेशन थ्योरम। इस तरह से हम रोटेशन थ्योरम Z2 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z3 में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे यहाँ लगाने के लिए मैंने ये वाला वेक्टर लिया, एक लिया मैंने Z2 माइनस Z3 ये वाला, और एक मैंने लिया Z1 माइनस Z3। तो अब आपको ये देखना है एंटी क्लॉकवाइज में कौन बाद में आ रहा है। तो देखिए ये वाली चीज को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये बाद में आ रहा है तो इसको ऊपर लिखेंगे Z2 माइनस Z3, Z1 माइनस Z3 को नीचे लिखेंगे, और रेशियो ऑफ साइड्स क्या आएगा? AC ऊपर आएगा, BC नीचे आएगा, और यहाँ पे BC अपॉन AC नहीं आएगा, AC अपॉन BC आएगा, क्योंकि हाँ सॉरी BC अपॉन AC, क्योंकि Z2 माइनस Z3 ऊपर लिखा है उसकी लेंथ BC है। E की पावर आइटा, यहाँ पे भी एंगल 60 होता है तो आइटा 60 डिग्री। अब यहाँ पे जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तब तो AB और BC इक्वल हैं और ये वाली साइड्स भी इक्वल हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाती है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता, कोई और ट्रायंगल आपको दिया होता तो उसमें ये काम आ जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, स्क्वायर दिया हुआ होता है, या फिर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, या फिर आपको स्केलियन ट्रायंगल दिया हुआ और ये एंगल दिया हुआ है, तो उसके केस में जो भी साइड का रेशियो होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, जो भी वैल्यू लेंथ होती है वो लिखनी होती है। तो अब यहाँ से ही ये रिलेशन आता है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है e की पावर आइटा π/3 के बराबर, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। इसको अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन 4 टर्म यहाँ आएगी, 4 टर्म यहाँ आएगी, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैं आगे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन आपको बता। इसको आप रीअरेंज करेंगे तो आपको यही रिलेशन मिलेगा, जो पहला वाला रिलेशन है वो इस तरह से डेराइव होता है। तो पहला वाला रिलेशन जो है ये कुछ और नहीं है, ये रोटेशन थ्योरम को लिखा हुआ है, जिसको एज ए मेथड की तरह हम किसी भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम में यूज कर सकते हैं। स्पेशली ट्रायंगल्स हो गए, पैरेललोग्राम हो गए, उसमें जिसमें एंगल्स दिए हुए होते हैं, उसमें एक साइड से दूसरी साइड का यहाँ पे वेक्टर लिखना होता है या पॉइंट्स लिखने होते हैं, उसमें ये काम आता है। तो ये डेरिवेशन हो गया। अब हम सेंट्रॉइड वाला डेरिवेशन देखते हैं। तो सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी तो मैंने बताई थी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, वो क्या होता है? Z0 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। तो हम ये लिख सकते हैं, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी दोनों तरफ आपने को स्क्वायर ही करना है, 3 की तरह ही रहता है, ये प्रॉपर्टी हम ऐसे ध्यान रखते हैं। तो अब मैं इसका डेरिवेशन कैसे करता हूँ, इसको पहले स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ तो 9Z0 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 आएगा। अब मजे की चीज क्या है कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको अभी हम प्रूव कर देंगे कि ये 6Z0 स्क्वायर होता है। मतलब ये भी एक ऐसे रिजल्ट की तरह आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट 6Z0 स्क्वायर, क्योंकि ये जब यहाँ के माइनस होगा तभी तो 3Z0 स्क्वायर आएगा, ये वाला रिजल्ट। और अगर ये 6Z0 स्क्वायर है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, Z1 Z2 Z3 Z1, ये जो वैल्यू है ये 3Z0 स्क्वायर के बराबर। देखिए यहाँ से हमें दिख भी रहा है कि ये दोनों क्या है, ये आपस में रिलेटेड ही है।
क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन अभी तक मैंने इसको प्रूव नहीं किया है। जब मैं प्रूव कर दूंगा तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अभी मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा, 6z0 स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू तो अपने को पता है और इसको मैं यहाँ पे इससे लिख लूंगा z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, z3 स्क्वायर, ये तो हमें पता है। तो इसको मैं यहाँ पे जैसे ही पुट करूंगा तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा और 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3z0 स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए दूसरा वाला रिलेशन आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये वाला और इसको मैंने एक तरीके से और बताया था जैसे लिखना है, और एक ये वाला रिलेशन। ये यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिलेशन इस एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जेईई एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो मेथड डिस्कस किया उस पे। अब जो हमें प्रूव करना है इन दोनों रिजल्ट से प्रूव हो जाएगा। अगर जनरल वे में प्रूव करना है तो z1 माइनस z2 स्क्वायर, ये सारा हमने लिख लिया, तो मैंने आपको बताया था। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, z1 स्क्वायर, फिर z2 स्क्वायर, फिर z3 स्क्वायर, देखिए तीनों में आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो हमें पता है, ये 3z0 स्क्वायर होता है। ये आ गया 3z0 स्क्वायर एक और, तो टोटल तो हो गया हमारा 6z0 स्क्वायर, ये तो हो गया। लेकिन हमें 6z0 स्क्वायर नहीं, हमें इसको भी सॉल्व करना है। -2 टाइम्स z0 हमने कॉमन ले लिया, z1 प्लस z2 प्लस z3, ये लिख लिया। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि सब कुछ z0 में चाहिए, तो हमें जो बचा हुआ पार्ट है उसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये अभी हमने लिखी थी, कितनी होती है, 3z0 होती है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है रिप्रेजेंट करती है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो ये आ गया 3z0। अब देखिए ये आ गया 6z0 स्क्वायर और ये भी आ गया 6z0 स्क्वायर, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया, 0। तो इस तरह से हम ये चीज एग्जैक्टली में प्रूव कर सकते हैं कि रिजल्ट आया कहां से, 0 आया कहां से, ऑप्शन नंबर 1 आंसर कैसे। तो ये मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन से हम यहाँ पे ये सीख सकते हैं।